जय हिंद साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार कुमावत वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है घर पे स्वस्थ होंगे और ये समय भी ऐसा ही चल रहा है कि घर पे रहें तो बेटर रहेगा। हम लोग जो है इस समय का सदुपयोग करते हुए रीट की तैयारी करना चाहें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। घर पे बैठे बैठे कम से कम हम लोग रीट की तैयारी भी कर सकते हैं। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो टीचिंग मेथड्स वाला ही है। लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था टीचिंग मेथड्स का, उसमें इंट्रोडक्शन देखा था। आज उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि इस कोरोना काल में वो घर बैठे अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, वो भी किसके, लैंग्वेज टीचिंग के और लर्निंग के। कि लैंग्वेज जो होती है ना उसको, उसकी टीचिंग कैसे होती है और उसको लर्न कैसे किया जाए, लैंग्वेज को कैसे टीच करते हैं और कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये टीचिंग और लर्निंग एक्चुअली होता क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीचिंग और ये लर्निंग होता क्या है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग एंड व्हाट डू यू नो अबाउट लर्निंग। लर्निंग जो होता है ना स्टूडेंट्स, लर्निंग को हम अधिगम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम बोल देते हैं। आई मेरी बात समझ में। और टीचिंग आप सब जानते हैं, टीचिंग को हम शिक्षण बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो एक्चुअल में अगर पूछना शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप मेरे को। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी होगी कि क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग से आपका क्या मतलब है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, हम लोग दिमाग लगा नहीं पाते और ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बात लर्निंग की होती है ना, तो लर्निंग क्या होता है बेटा, चेंजेस, ठीक है, और वो भी किसमें, इन बिहेवियर। बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं ना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में जो परिवर्तन है वही क्या है, लर्निंग है। व्यवहार में जो परिवर्तन है उसी को हम क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो रीड की क्लास जो मैं लेता हूँ, मान लो ऑफलाइन क्लास में अभी नहीं लग रही, वैसे मान लो कभी लगे तो ऑफलाइन क्लास में मान लो कोई स्टूडेंट जो है क्लास लेने आता है। आई मेरी बात समझ में। नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे कोई नया स्टूडेंट आता है, न्यू कमर, और वो मेरी क्लास लेता है। 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लेने के बाद वो बंदा क्या करता है, बाहर चला जाता है, मतलब कोचिंग से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर वो क्या करता है, किसी चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए बैठ जाता है। चाय पीता पीता वो क्या करता है, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से क्या करता है, बातें करता है। और बातें वो किसकी करता है कि यार सिनेमा चले, चलो यार शॉपिंग मॉल में चले। आई मेरी बात समझ में। पहले दिन वो ये करता है। सेकंड डे क्या करता है, वो फिर मेरी कोचिंग में आता है, 1-1.5 घंटे की क्लास लेता है। क्लास लेने के बाद फिर से वो कहाँ चला जाता है, वही चाय की दुकान पे जाता है और वहाँ जाकर वो क्या करता है, वही मूवीज वगैरह की बातें करता है। थर्ड डे भी वो ये रिपीट करता है, फोर्थ डे भी वो रिपीट करता है। ऐसे चलते चलते 10-12 दिन वो ऐसे ही करता रहता है। इट मीन्स वो केयरलेस होता है पढ़ाई के लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक से देखो कुछ चेंजेस उसमें आते हैं। वो क्या करता है, क्लास लेता है। क्लास लेने के बाद वो क्या करता है, वही चाय की दुकान पे जाता है, अपने दोस्तों के पास बैठता है। लेकिन आज वो स्टूडेंट मूवीज, शॉपिंग मॉल्स की बातें ना करके वो ये बातें कर रहा है कि यार
रीट एग्जाम कब होगी, रीट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस टीचिंग मेथड से आए थे। तो ये क्या है, ये उसके बिहेवियर में क्या आया, चेंज आया। तो बिहेवियर में चेंज आना ही क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। किसी इंसान के बिहेवियर में अगर चेंज आता है ना तो वो क्या है, लर्निंग है। उसने फर्स्ट डे क्लास ली, वो चाय की दुकान पे गया, वहां पर बैठ गया, वहां पे मूवीज की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो वहां पर बैठ के बातें तो कर रहा है बट उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया। बिहेवियर में चेंज धीरे धीरे आया और अचानक से आया एक दिन, ठीक है। 10-12 दिन तो वो क्लास के बारे में तो बात ही नहीं करता था, ठीक है, वो तो मूवीज के बारे में बातें करता था, तो चेंज कहाँ आया। लेकिन जब उसने पढ़ाई के बारे में बातें करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से उसके बिहेवियर में क्या आया, चेंज आया। तो मैं कह सकता हूं लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, वंस बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन वंस बिहेवियर, किसी के व्यवहार में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि लर्निंग जो है ना वो एक आउटपुट प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, आउटपुट प्रोसेस है। आउटपुट का मतलब परिणाम होता है, लर्निंग एक परिणाम होता है, परिणाम देने वाली प्रोसेस है। जैसे हमने परिणाम देखा कि वो ठीक है 10-12 दिन वो मूवीज की बातें कर रहा था, लेकिन एट लास्ट वो पढ़ाई के बारे में बातें करने लगे, चेंज इन बिहेवियर आई मेरी बात समझ में, तो परिणाम निकला है ना। तो लर्निंग जो है वो एक आउटपुट प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। और लर्निंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी इंसान के बिहेवियर में अगर मॉडिफिकेशन होता है ना तो वही क्या है, लर्निंग है। आई मेरी बात समझ में। अब आप ये कहेंगे सर फिर टीचिंग क्या है, तो टीचिंग में ये बता देना चाहता हूँ कि साहब टीचिंग एक इनपुट प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, इनपुट प्रोसेस होती है। इनपुट प्रोसेस का मीन्स क्या होता है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो मेरा नॉलेज है, ठीक है, वो आप लोगों के माइंड में मतलब इनपुट मैं डाल रहा हूँ। आई मेरी बात समझ में, मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टीचिंग, मैं टीचिंग करवा रहा हूँ तो ये एक इनपुट प्रोसेस है, ठीक है। आप लर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटपुट मिला है, मेरी टीचिंग का क्या है, आउटपुट मिला है। बात करूं लर्निंग की, तो लर्निंग जो है वो नेगेटिविटी से इंसान को कहां की ओर ले जाती है, पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। आई मेरी बात समझ में। एक इंसान जो पहले नेगेटिव था, आई मेरी बात समझ में, और अगर वो इंसान पॉजिटिव हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव नहीं मतलब उसके बिहेवियर के प्रति, अपने बिहेवियर को लेकर वो क्या होता है साहब, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव अपने आइडियाज से, थॉट से बाहर निकलकर अगर पॉजिटिविटी की ओर जाता है तो इसका मतलब उसके व्यवहार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पहले नेगेटिव था और फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हुआ है, एक चेंज हुआ है। चेंज भी किसमें हुआ है, बिहेवियर में चेंज हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग चेंज इन वंस बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग इज एन आउटपुट प्रोसेस। लर्निंग लीड्स ए पर्सन फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। लर्निंग जो होती है ना वो एक इंसान को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर क्या करती है, अग्रसर कर देती है। तो लर्निंग और टीचिंग हम लोगों ने पढ़ी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या है और आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है। ओके, ये बात आपको मैंने बताई। इससे पहले कि मैं एलिमेंट्स स्टार्ट करूं, ये दो बातें आपको बताना जरूरी था। तो अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की। ओके, तो यहाँ तक तो हमने टीचिंग और लर्निंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो है बात होगी हमारे लैंग्वेज, टीचिंग और लर्निंग के जो एलिमेंट्स होते हैं कि कोई लैंग्वेज हम लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज हम लर्न कर रहे हैं, तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो हमारा, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, फोनोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान अधिगम। आई मेरी बात समझे। तो फोनेटिक्स जो होते हैं ना, ठीक है, उन्हीं से मिलके बना ये वर्ड, फोनेटिक वर्ड से बना है फोनोलॉजी।
तो देखना इसका इसका मीन्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज ए सिस्टमेटिक स्टडी। तो फोनोलॉजी क्या होती है साहब, एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, वो भी किसकी, ऑफ ए साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम की ऑफ अ लैंग्वेज। मान लो जी कोई लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम है, आई मेरी बात, उसकी जो ध्वनि प्रक्रिया है, लैंग्वेज की जो ध्वनि प्रक्रिया है, उस ध्वनि प्रक्रिया की जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है, वैसे आपको तो ये वर्ड दिमाग में रखना है, सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी जो होती है ना साउंड सिस्टम की, उसको हम क्या कहते हैं, फोनोलॉजी कहते हैं। तो किसी भाषा के ध्वनि प्रक्रिया के, ठीक है, चरणबद्ध अध्ययन को ही फोनोलॉजी कहा जाता है। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं, किसी भाषा के ध्वनि प्रक्रिया के चरणबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, फोनोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है रीट में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है साहब एलिमेंट से रिलेटेड कि फोनोलॉजी क्या होती है। तो ऑप्शन दिए हुए आते हैं वहां पर, तो ऑप्शन में इतना बड़ा तो नहीं दिया हुआ है आपको, तो इतना ही दिया हुआ है, सिस्टमेटिक साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। तो याद रखना, किसी लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम होता है ना, उस साउंड सिस्टम की सिस्टमेटिक स्टडी क्या होती है, फोनोलॉजी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एलिमेंट चलता है मोर्फोलॉजी। क्या चलता है साहब, मोर्फोलॉजी। नए नए नाम आ रहे हैं आपके पास मोर्फोलॉजी क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मोर्फोलॉजी जो है वो किससे कंसर्न होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मोर्फोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, विद द स्टडी ऑफ मीनिंग, विद द स्टडी ऑफ मीनिंग। ये मीनिंग की स्टडी से संबंधित होता है। इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, इसके जितने भी पहलू होते हैं, अपने को इतना ध्यान रखना है कि कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग। कोई शब्द जो होता है ना, उसका जो मीनिंग होता है, उस मीनिंग की स्टडी को ही क्या कहते हैं हम लोग, मोर्फोलॉजी कहते हैं। मोर्फोलॉजी समझ में आई क्या आप लोगों को, किसी वर्ड के मीनिंग की स्टडी को ही क्या कहते हैं हम लोग, मोर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं एक वर्ड देता हूं आप लोगों को, मैंने एक वर्ड दे दिया आप लोगों को, बुक। आई क्या मेरी बात समझ में? देखो ये बुक जो है एक शब्द है, इसके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। कई जगह ये बुक जो है वो नाउन की तरह भी काम कर जाता है और कई जगह ये वर्ब की तरह भी क्या कर जाता है, काम कर जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये बुक जो वर्ड है, आई मेरी बात समझ में, इसके मीनिंग की स्टडी को हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग इसके मीनिंग की स्टडी कर रहे हैं। पहले तो इसके मीनिंग की स्टडी हम लोग नाउन के रूप में कर रहे हैं और फिर बाद में इसके मीनिंग की स्टडी हम वर्ब के रूप में कर रहे हैं। तो यही क्या होता है, मोर्फोलॉजी होता है। इसी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया कि आई परचेज्ड, ध्यान दीजिएगा, आई परचेज्ड ए बुक, और यहां पर मैंने लिख दिया एक और एग्जाम्पल ले लिया, आई बुक्ड ए टिकट। देखो यहां पर आपके सामने एक वर्ड है बुक और एक इधर भी वर्ड है बुक। अब देखो ये बुक जो है ना, इसके मीनिंग का हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं। यहाँ पर तो इस बुक का मीनिंग निकाल रहे हैं, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, किताब निकल रहा है, ये एक नाउन है, नाउन किधर कर रहा है देख लो, यहाँ पर मीनिंग की स्टडी हुई। यहाँ पर इसका मतलब बुक का मतलब किताब नहीं है, यहाँ पर टिकट को बुक किया है आपने, टिकट को किताब नहीं किया है, टिकट को बुक किया है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एक वर्ब हो गई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई वर्ड जो होता है ना, उस वर्ड के मीनिंग की स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं, चाहे वो वर्ड कोई से ही पहलू में हो।
आई मेरी बात समझ, चाहे वो मीनिंग कोई से ही एस्पेक्ट में हो, हर एस्पेक्ट में उसके ठीक है स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको गलत बता चुका हूं मैं यहाँ पर। ये मोर्फोलॉजी जो है ना, ये मोर्फोलॉजी को थोड़ा अपन चेंज कर लेते हैं। ये मोर्फोलॉजी नहीं होता बेटा, ये सीमेंटिक्स होता है। क्या होता है जी? सीमेंटिक्स होता है। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना आप लोग। ये सीमेंटिक्स होता है जी, किसी शब्द के मीनिंग की स्टडी को हम लोग सीमेंटिक्स कहते हैं। मैं रॉन्ग बता गया आप लोगों को, थोड़ा ध्यान देना, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो मैं रफ कर रहा हूं फिर से और आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं मोर्फोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? मोर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। तो मोर्फोलॉजी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। 2 एलिमेंट उम्मीद करूंगा आप लोगों के समझ में आया होगा। कमेंट कर दिया करो अगर आपके यहां तक के डाउट्स क्लियर हैं तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी क्या होता है साहब? वर्ड फॉर्मेशन की जो स्टडी होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी कहते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया को, कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, उसी को हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। तो मैंने लिखा इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो मैंने क्या लिखा है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण की ठीक है प्रक्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी कहते हैं। कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इस बात की स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वही क्या है? ठीक है, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में जो है ना हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज तो आप ये याद रख लें कि स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, इतना ही लर्न कर लें आप तो आपका काम हो गया। मोर्फोलॉजी में आपको एक चीज ध्यान रखा करो कि एक तो इसमें प्रीफिक्स का यूज होता है। आई मेरी बात समझ में? प्रीफिक्स को हम लोग सब जानते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और एक इसमें सफिक्स का यूज होता है। सफिक्स जो होते हैं प्रत्यय जिनको बोलते हैं हम लोग। प्रीफिक्स जो होते हैं ना वो शब्द के पहले आते हैं, और सफिक्स होते हैं शब्द के लास्ट में जुड़कर नया अर्थ दे देते हैं। तो जैसे मैं यहां पर समझाना चाहूंगा आप लोगों को, एक वर्ड दिया मैंने आप लोगों को, नेशनल। क्या दिया? नेशनल एक वर्ड दिया आप लोगों को, ठीक है। और इस नेशनल वर्ड में मैंने जोड़ दिया ISM, लास्ट में मैंने एक सफिक्स जोड़ दिया ISM। तो नया वर्ड क्या बन गया बेटा? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। नया वर्ड क्या बना? नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म जो वर्ड है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये नेशनलिज्म जो वर्ड है इसका निर्माण कैसे हुआ? इसी की स्टडी को क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी कहते हैं। कि इस नेशनलिज्म शब्द का निर्माण कैसे हुआ ये ही पता लगाना क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी। तो मतलब वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी कहते हैं। एक वर्ड और देना चाहूंगा आप लोगों को, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, रेगुलर। सुना होगा आप लोगों ने रेगुलर वर्ड। अगर इस रेगुलर वर्ड के साथ मैं क्या जोड़ दूं? IR जोड़ दूं, इर, ठीक है। तो नया वर्ड क्या बना? इरेगुलर। नया वर्ड क्या बना? इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? अनियमित। तो ये अनियमित जो वर्ड है, ये वर्ड इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये स्टडी करना ही क्या है? मोर्फोलॉजी है। तो मोर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको मोर्फोलॉजी भी समझ में आया होगा।
तो इसको भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी कीजिए। इसका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म और भी इजी रहेगा अपना, जल्दी कीजिए। चलो ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब है अपना ग्राफोलॉजी। नया टर्म अपने पास क्या है, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी क्या होता है कि कोई राइटिंग अपनी है, कोई राइटिंग में जो स्पीच साउंड है, भाई अपनी कोई भी राइटिंग कुछ भी लिख रहे हैं अपन, उसमें जो स्पीच साउंड है ना, उस स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, ग्राफोलॉजी कहलाता है। मैंने क्या कहा, राइटिंग में स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, ग्राफोलॉजी कहला देता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन राइटिंग। राइटिंग में स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, ग्राफोलॉजी कहलाता है। आई क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा, और नया वर्ड है आपके पास सिंटैक्स। सिंटैक्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला मत मान लेना आप लोग कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही सिंटैक्स होता है, वो वाला नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा सिंटैक्स। देखते हैं ये सिंटैक्स क्या होता है। जो कॉम्बिनेशन होता है ना, किसका, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, क्लोजेस में, फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। मैंने क्या कहा कि क्लोजेस में, फ्रेजेस में और सेंटेंसेस में वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया it deals with the combination of words into phrases, clauses, sentences, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्लोजेस में, फ्रेजेस में और सेंटेंसेस में वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से हम तो सिंटैक्स कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो हमारा होता है मेथड और एक होती है हमारी अप्रोच। क्लियर है? मेथड जो होता है ना उसको हिंदी में बोलते हैं विधि, और अप्रोच जो होता है ना उसको बोलते हैं उपागम। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेथड क्या होता है और अप्रोच क्या होती है, ये दो चीजें हम देखेंगे साहब। तो कोई भी अप्रोच होती है ना, उस अप्रोच को पढ़ने के लिए, उस अप्रोच को समझने के लिए, किसी भी उपागम को समझने के लिए, किसी भी अप्रोच को समझने के लिए मेथड लगाना पड़ता है। आई मेरी बात समझ में? कोई भी अप्रोच है, जैसे मान लो उस अप्रोच को अगर आपको समझना है तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेथड क्या है और अप्रोच क्या है। तो पहले तो मेथड की बात कर लेते हैं। मेथड क्या होता है, किसी अप्रोच को समझने के लिए उसमें किसी अप्रोच को समझने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो मेथड होता है। आई मेरी बात समझ में? और मेथड की अगर बात करूं तो मेथड इंडिपेंडेंट होता है साहब। मेथड क्या होता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, और अप्रोच इंडिपेंडेंट नहीं होती है। आई मेरी बात समझ में? जैसे मैं आपके साथ दो सिचुएशन क्रिएट करता हूं, ये ए है और ये बी है।
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इनमें से मेथड क्या है और अप्रोच क्या है। आप मेरे को बताएं कि इन दोनों में से मेथड क्या है और अप्रोच क्या है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये एक अप्रोच थी, आई मेरी बात समझ में। ये एक अप्रोच थी, बाहरी जो अपना आवरण है इसको मैं अप्रोच बोल रहा हूँ। इस अप्रोच को पढ़ने के लिए हमने क्या लगाया, इसमें मेथड लगाया। तो ये अंदर वाला जो होगा ये तो क्या हो जाएगा जी, मेथड हो जाएगा। ये एक अप्रोच थी, इस अप्रोच को समझने के लिए हमने क्या लगाया, मेथड लगाया। ठीक है, तो ये अंदर वाला लगाया हमने तो ये मेथड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा जी, अप्रोच हो जाएगा। चलो ये तो समझ में आ गया। यहां पर हम देखते हैं कि साहब ये क्या है, ये मेथड है या फिर ये अप्रोच है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि मेथड जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इंडिपेंडेंट ही है, देखो जैसे यहाँ पर, तो ये क्या होगा बेटा, ये मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मेथड हो जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड, टू रीड, टू सॉर्ट आउट एन अप्रोच वी यूज मेथड्स। ओके, कि कोई भी अप्रोच को पढ़ने के लिए हम लोग मेथड का यूज करते हैं। मेथड वर्क्स इंडिपेंडेंटली। मेथड कैसे वर्क करता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। एक बात और बताता हूं मैं कि इन दोनों में से बिगर कौन है, मेथड बिगर है या अप्रोच बिगर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रोच जो है ना, अप्रोच इज बिगर देन मेथड। अप्रोच का जो एरिया होता है वो मेथड से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ये अप्रोच थी एक बड़ी, इसको पढ़ने के, इसको सुलझाने के लिए हमने एक छोटा क्या लगाया, इसमें मेथड लगाया। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे। टीचिंग और लर्निंग लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो हमने सीखे, ये जरूरी थे। अब हम लोग इसके तुरंत बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा कल जो होगा उसमें हम लोग क्या लेकर आएंगे, प्रिंसिपल्स लेकर आएंगे, टीचिंग मेथड्स के प्रिंसिपल, सिद्धांत लेकर आएंगे। ठीक है, टीचिंग मेथड के सिद्धांत हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे नेचुरलनेस का सिद्धांत हो गया, ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट का सिद्धांत हो गया, मोटिवेशन का हो गया, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वैल्यूएबल जो सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है, जिससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि आप लोग मेरे को अगर सजेशन देते हैं कि हाँ ये इस तरीके से थोड़ा और हो सकता है, तो मैं भी उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल शाम को।